बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 11 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, जिसके आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 का आगाज करेंगे, जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। यानी कि इसके अंदर हम लोग सेल को स्टडी करेंगे, सेल होता क्या है और सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के आगे पास कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास चैप्टर नंबर 3 का नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। यानी कि सबसे पहले हम लोग इब्तिदा करते हैं व्हाट इज द सेल। तो व्हाट इज द सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सेल कह रहे होते हैं। हमें पता है लाइफ हम लोग कहते हैं जिंदगी की, और लाइफ होती किनकी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यानी कि लाइफ के साथ मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकता हूं। तो मैं यूं भी कह सकता हूं व्हाट इज द सेल? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जितने भी जानदार होते हैं, यानी कि आगे पास कंप्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होता है, तो कोई भी जो कंप्लेक्स चीज होती है वो क्या करती है? छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी घर की एक दीवार है। अब जो दीवार है एक आगे पास कंप्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिक कह रहे होते हैं, यानी कि ईंट कह रहे होते हैं। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे के सारे छोटे छोटे एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, विच इज कॉल्ड एज द सेल। यानी कि किसी भी जानदार को बनाने वाला जो आगे पास बेसिक यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? सेल कह रहे होते हैं। अब सेल के नंबर की बुनियाद पे हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टी सेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है मैनी। यानी कि वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कितने सेल पे मुश्तमिल होते हैं? एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के तौर पे अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ऐसे सारे के सारे जानदार जो बेशुमार सेल से मिलकर बने होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे पास यूनिसेलुलर क्या होते हैं? एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हम लोगों ने बात की है सेल होते हैं क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक यूनिट है। यानी कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन सी चीज आगे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जिन जिन के अंदर ये आगे पास 7 प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, हम क्या कहेंगे? उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जिनके अंदर नहीं पाई जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? हम लोगों ने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। सेल हम लोग किस स्ट्रक्चर को कह रहे होते हैं वो हम लोग बात करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेल के लिए क्या करता है? आपके पास मूवमेंट को शो कर सकता है। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आगे पास मूव कर जाना। इट इज कॉल्ड एज द मूवमेंट। अगर मैं सेलुलर लेवल पे देखूं तो याद रखना सेल एज अ होल भी मूव कर रहा होता है। और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या कर रहे होते हैं? ये भी मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। तो मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना, हरकत करना। अब सेल एज अ होल भी मूव कर सकता है और सेल आगे पास उसके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मूवमेंट शो कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं? हमें आगे पास कोई भी इंफेक्शन के अंदर बचाने के लिए, यानी कि तहफ्फुजाती सेल्स होते हैं, और ये ब्लड में से मूव करके जा रहे होते हैं कि ऐसे एरिया की जगह पे जहां पे क्या होता है? इंफेक्शन हुआ होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? मूवमेंट शो कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जहां पे डिजीज होती है उसकी तरफ मूव करना कैसे कौन कर रहा होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स कर रहे होते हैं। यानी कि सेल्स क्या करता है? मूवमेंट भी शो कर रहा होता है। इसलिए जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये भी क्या कर रहे होते हैं? मूवमेंट शो कर रहे होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, व्हिच इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसकी वजह से क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स भी मूव करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी सेल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को हासिल करता है ताकि उससे क्या ऑब्टेन कर सके? एनर्जी को हासिल
कर सके। तो आगे पर न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स यानी कि एलिमेंट्स को हासिल करना, खुराक को हासिल करना, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू बिल्ड सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ड्राइव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म कह रहे होते हैं। तो सेल भी क्या करते हैं, आगे पास न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहा होता है ताकि वो अपने सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके, उसके आगे पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बना सके, या तो क्या कर सके आगे पास अपने केमिकल रिएक्शंस को यानी मेटाबॉलिज्म को चला सके, रन करवा सके। आगे हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेशन। व्हाट इज द रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोगों ने जो ऑब्टेन की होती है फूड उसको ब्रेक डाउन करके इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। याद रखना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल के अंदर जब भी हम लोग एनर्जी के ट्रांसफर की या स्टोर की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा किस फॉर्म के अंदर यूज होती है, वो एटीपी की फॉर्म के अंदर होती है। इसलिए हम लोग एटीपी को क्या कह रहे होते हैं, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यानी कि सेल के अंदर ये क्या होती है, एनर्जी की करेंसी होती है। जैसे हर एक कंट्री के अंदर अपनी एक करेंसी होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर रुपीस चलती है, आगे पास आउट ऑफ कंट्री के अंदर कहीं दिनार आगे पास चल रहे होते हैं और कहीं डॉलर्स आगे पास यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे हर एक इलाके की हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, इसी तरह हमारे सेल की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है। यानी कि वो जब भी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं किस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करते हैं, एटीपी की शक्ल के अंदर कर रहे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब रेस्पिरेशन में होता है कि हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और साथ में क्या करती है, बहुत सारी एटीपी बनती है। अगर मैं इसको स्टेबल करना चाहूँ इक्वेशन को, तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और 6 क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। तो ये रेस्पिरेशन को भी शो कर रहे होते हैं सेल्स ताकि वो क्या हासिल कर सके, यहाँ से एनर्जी को हासिल कर सके ताकि अपनी एक्टिविटीज को वो परफॉर्म कर सके। आगे हमारे पास 4th नंबर पे आए थे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। यानी कि ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनके अंदर क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। अब इनके आगे पास होता है सारे के सारे बहुत सारे टॉक्सिक होते हैं, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं सेल की ग्रोथ के ऊपर या उसकी सर्वाइवल के लिए। अब जाहिर बात है अगर इन वेस्ट मटेरियल का लेवल सेल के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, सेल को डैमेज कर देगा यानी कि डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके सर्वाइवल क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। अब सेल को खुद को सर्वाइव करने के लिए इन वेस्ट मटेरियल को क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर या सेल से बाहर निकालना पड़ता है। और किसी भी आगे पास वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कह रहे होते हैं। अब जो एक्सक्रीशन होती है कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन एंड बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या होती है, याद रखना, जो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, खुद ब खुद हो रही होती है, इट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। और ये कहां से कहां होती है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। यानी कि याद रखना कि यूनिवर्स के अंदर जब भी कोई चीज मूव करती है, ऑलवेज मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। व्हाट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ऐसी आगे पास ट्रांसपोर्ट जिसको करवाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, फोर्स लगानी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यहां पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन। तो जाहिर बात जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज खुद ब खुद मूव कर रही होती है, लेकिन जब मैंने लो से हाई पे मूव करा होता है तो मुझे क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ रही होती है। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो एक्सक्रीशन होती है डिफ्यूजन के जरिए भी हो सकती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी हो सकती है। आगे हमारे पास 5th नंबर पे आया था होम्योस्टेसिस। व्हाट इज द होम्योस्टेसिस? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए कोई भी बॉडी या कोई भी सेल क्या करता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेन कर रहा होता है। अब इसकी 3 तरह की टाइप्स होती है, वन इज कॉल्ड एज द थर्मोरेगुलेशन, अदर वन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एक्सक्रीशन। व्हाट इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर? मैं इसकी आसान सी एग्जांपल लेता हूं टेम्परेचर के साथ। पता है ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं इसके बरअक्स देखता हूं तो क्या हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है? बिल्कुल भी नहीं। मौसम सरमा के अंदर क्या होता है, आगे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और मौसम गर्मा के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज
कर जाता है। यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें हमारे टेम्परेचर की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, कभी इससे बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी इससे क्या होता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर जितना भी चेंज हो रहा हो उसके बावजूद ही मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि आगे पास जैसा मर्जी चेंज आ रहा हो मेरी बॉडी के आगे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, मेरी बॉडी क्या करती है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करती है मेंटेन कर रही होती है। और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे होते हैं होम्योस्टेसिस कह रहे होते हैं, जिसकी 3 तरह की क्या होती है टाइप्स पाई जाती है। आगे हमारे पास 6 नंबर पे आ जाता है ग्रोथ। व्हाट इज द ग्रोथ? ग्रोथ हमारे पास क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। किसी भी सेल का या ऑर्गन के साइज को इंक्रीज कर देना इट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ। तो ग्रोथ में हमारे पास क्या होती है लिविंग प्रॉपर्टीज क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास मार्कर है, ये क्या है आगे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि अगर मैं आज इसको यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद, इवन मैं अगर एक माह के बाद भी आता हूँ तो इसका साइज जरा सा भी ग्रो नहीं करेगा। यानी कि हम लोगों ने सीखा है कि ग्रोथ हमारे पास क्या होता है, इट इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लास लास्ट में हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल अपने नंबर को क्या कर रहा होता है इंक्रीज कर रहा होता है, यानी कि तादाद के अंदर क्या करता है इजाफा करता है। अब जो हमारे पास रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म होते हैं उसके 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द माइटोसिस, अदर वन इज कॉल्ड एज द मियोसिस। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा माइटोसिस क्या होती है। एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, और इस तरह डिवाइड होता है कि जो बनाने वाला सेल होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरेंट सेल, जो बनने वाला सेल होता है उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं डॉटर सेल्स कह रहे होते हैं। और माइटोसिस क्या होती है? ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। इस तरह के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं सेम। यानी कि अगर पेरेंट क्या होगा डिप्लॉयड होगा तो जो डॉटर सेल बने होंगे वो भी क्या होंगे आगे पास डिप्लॉयड होंगे। और याद रखना चूंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हम लोगों ने पढ़ी थी, कोई आगे पास वेरिएशंस नहीं पढ़ी थी, तो जितने भी डॉटर सेल्स बने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं। तो माइटोसिस के जरिए जब भी आगे पास नंबर में इंक्रीज होता है वो सारे के सारे ऐसे सेल्स बनते हैं जो क्या होते हैं एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं। दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म आ जाता है मियोसिस का। मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं। और ये मियोसिस हो रही होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। यानी कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो जर्मलाइन सेल्स के अंदर क्या होती है मियोसिस होती है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है गैमेट्स बनती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यही क्या होते हैं जो गैमेट्स होते हैं आपस में फ्यूज करके क्या करते हैं ज़ाइगोट बना रहे होते हैं। और यही ज़ाइगोट क्या करता है आगे बेबी के अंदर डेवलपमेंट कर शो कर रहा होता है। तो हमारे पास रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी होती है भी सिर्फ और सिर्फ किन में होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास है मार्कर। अगर मैं मार्कर की बात करूं क्या है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं इसको यहाँ पे रख के जाता हूं मैं 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद हत्या के 1 माह के बाद भी आता हूं तो इसके नंबर में कोई भी इजाफा नहीं होगा। ऐसा नहीं है पर आगे पास 4 मार्कर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि नंबर के इंक्रीज करना हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने सेल को पढ़ा। सेल क्या होता है बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा। यानी कि जिसके अंदर ये आगे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी हम उसे क्या कहेंगे आगे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।